सदैव की प्रेमिका श्री उससे उम्र में बड़ी थी और निचली जाति की भी। बड़ी मुश्किलों से उनकी शादी हुई, पर ससुराल में श्री को ज्यादा इज्जत नहीं मिली। बाद में वह ऑफिस में भी तरक्की करती गई तो सदैव को यह बात खटकने लगी। उसने एक प्लान के तहत श्री से शादी की थी। क्या था वह प्लान? लखनऊ शहर के बाहरी छोर पर बना हुआ यह एक ओपन एयर रेस्टोरेंट था। ओपन एयर यानी सब कुछ खुला हुआ, यहाँ तक कि किचन में बनने वाली डिश को भी ग्राहक अपनी आंखों के सामने देख सकता था। रेस्टोरेंट के बीच में अमलतास का एक पेड़ था जिसके पीले रंग के फूल अपनी छठा बिखेर रहे थे। इस पेड़ के चारों तरफ कुर्सियों और टेबलों को सजाया गया था और किनारे की क्यारियों में देशी विदेशी फूल लगे हुए थे। एक किनारे पर आर्टिफिशियल झरना बना हुआ था जिससे गिरता हुआ पानी आंखों को सुकून देता था। कभी कभी जब हवा का झोंका आता तो मिले जुले फूलों की खुशबू फैल जाती। तब यहाँ बैठे प्रेमी जोड़ों का मन और भी रुमानी हो उठता था। सदैव और श्री ने किनारे वाली टेबल चुनी थी और दोनों अपने लिए मनपसंद चीजों का ऑर्डर भी दे चुके थे। उनके यहाँ आने का मकसद सिर्फ टेस्टी खाना ही नहीं था, बल्कि अपने भविष्य के बारे में संजीदा बातें भी करना था। सदैव और श्री दोनों एक ही न्यूज चैनल खबर तक में काम करते थे। सदैव एसोसिएट प्रोड्यूसर था जबकि श्री न्यूज रिपोर्टर थी। साथ काम करते करते कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला और दोनों एक दूसरे के प्यार को 4 साल तक ईमानदारी की कसौटी पर जांचते परखते रहे। और फिर जब दोनों ने समझ लिया कि उनके प्यार का रंग पक्का है, जिस पर पानी की कोई बौछार कोई असर नहीं डालेगी, तब उन दोनों ने शादी के बंधन में बंध जाने का फैसला कर लिया। पर सदैव और श्री के लिए शादी की राह इतनी आसान नहीं हो जाने वाली थी। सदैव अभी 25 साल का था और श्री 27 साल की। उन दोनों का अलग अलग जाति से होना भी समस्या था क्योंकि सदैव ब्राह्मण कुल से था जबकि श्री लोहार जाति की थी। सदैव साधारण मिडिल क्लास परिवार का था। उसके परिवार वालों ने सदैव को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया था जिसे वे कई सालों तक चुकाते रहे थे। दूसरी तरफ श्री मिर्जापुर के एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। श्री के पापा एक मैकेनिकल वर्कशॉप चलाते थे और तकरीबन 15 लोगों का स्टाफ था उनकी वर्कशॉप पर और इसी के सामने उनका आलीशान मकान बना हुआ था। सदैव और श्री दोनों जानते थे कि दूसरी जाति में शादी करना अब भी उतना आसान नहीं है, पर श्री बहुत आशावादी लड़की थी। उसका मानना था कि अच्छा सोचने से अच्छा होता है, जबकि सदैव पर नेगेटिव सोच हावी रहती थी क्योंकि जिस परिवार से वह ताल्लुक रखता था वह परिवार भी छोटी सोच से अभी तक ऊपर नहीं उठ पाया था। हालांकि श्री और सदैव ने जब शादी करने का फैसला किया था उसके बाद से श्री अक्सर ही सदैव की माँ से सदैव के दोस्त की हैसियत से फोन पर बात किया करती और उनका हाल चाल लिया करती थी। सदैव की माँ भी बड़े प्यार से श्री से बातें करती थी, पर तब तक ही जब तक उन्हें यह नहीं पता चला कि उनका बेटा श्री से शादी करना चाहता है। क्या अब उस लोहारिन से शादी करेगा तू? हमारा धर्म नष्ट कराएगा तू? नीच जात की लड़की को घर लाएगा? बम फूट गया था जैसे सदैव के घर में, और कई बार बेटे और माता पिता में शादी को लेकर तीखी बहस भी हुई। मिर्जापुर में जब श्री ने फोन पर अपने माँ बाप को उसकी उम्र से छोटे और एक ब्राह्मण लड़के से शादी करने की बात बताई थी तो उसे भी नाराजगी और गुस्सा ही झेलना पड़ा था। श्री के माँ बाप ने खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें लोहार जाति का होने पर कोई अफसोस नहीं था और इसीलिए वे लोग चाहते थे कि श्री अपनी जाति वाले किसी लड़के से ही शादी करे। ब्राह्मण जाति का लड़का उन्हें बिल्कुल लुभा नहीं रहा था, पर श्री अपने मन और सदैव के प्यार के आगे मजबूर थी। सो उसने अपने घर में साफ कर दिया था कि सदैव के अलावा वह किसी और से शादी नहीं करेगी। तो क्या तुम अपनी ब्राह्मण सास से अपने लिए लोहारिन और छोटी जाति जैसे शब्द सुन पाओगी? श्री की माँ ने कहा तो श्री ने बदले जमाने और नई सोच का हवाला देते हुए कहा, आप लोग अपने मन से कहानियां मत बनाओ। जहां तक सदैव के घर वालों की बात है तो सदैव उन्हें मना लेगा, पर पहले आप लोग तो मान जाओ।
सदैव ने भी अपने घर में अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उसकी शादी शीरी से नहीं होगी तो वह खुदकुशी कर लेगा। उसकी बात सुनकर माँ बाप दोनों सन्न रह गए थे और बेटे की इस बात ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोनों परिवार आपस में मिले। उन लोगों की मुलाकात के समय काफी तनाव का माहौल था, पर दोनों परिवार ही अपने बच्चों की जिद के आगे मजबूर थे। इसलिए तमाम जद्दोजहद और उठापटक के बाद बड़े बेमन से दोनों तरफ से शादी के लिए हाँ तो कर दी गई। लेकिन सदैव के माँ बाप चाहते थे कि शादी के कार्ड पर लड़की के नाम के आगे विश्वकर्मा की जगह शर्मा लिखवा दिया जाता तो ठीक रहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में एक ब्राह्मण वर्ग शर्मा नामक सरनेम का इस्तेमाल करता है, जिससे ब्राह्मण परिवार की साख बनी रहती और रिश्तेदारी में लड़की के लोहार होने की बात दब जाती। पर अपना सरनेम बदला जाना शीरी के माँ बाप को कतई मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर सदैव ने भी नाराजगी जताई तो सदैव की शादीशुदा बहन रोमी ने बीच का रास्ता बताया कि वे लोग दो तरह के कार्ड छपवाए। एक पर विश्वकर्मा सरनेम हो जो लड़की वालों का रियल सरनेम है, इसलिए वे कार्ड उन्हें दिखा दिए जाए, जबकि जो कार्ड उन्हें अपनी रिश्तेदारी में बांटने हैं उस पर वे लोग शर्मा सरनेम डलवा दें और इस कार्ड की भनक लड़की वालों को न दी जाए। बहन की इस सलाह पर ही अमल किया गया और इसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया। शादी के कर्मकांड में भी कई रुकावटें आईं, पर सदैव के पापा सब बातों को सुलझे दिमाग से संभालते गए और शीरी और सदैव की शादी हो गई। सदैव और शीरी को शादी के बाद सदैव के पुश्तैनी घर यानी मनमीत नगर जाना था, जो नोएडा से तकरीबन 550 किलोमीटर की दूरी पर तराई इलाके में बसा हुआ था। शीरी ने कार में बैठे बैठे ही सदैव के मकान पर नजर डाली, जो एक छोटा सा साधारण मकान था। अंदर जाकर देखने पर भी घर और घर के लोग सामान्य से ही लगे, पर इससे शीरी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तो कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद वापस नोएडा अपने 3 BHK के फ्लैट में ही जाना था, जिसे सदैव ने किराए पर ले रखा है। पहल ही शीरी का स्वागत अच्छा नहीं हुआ। उसको लंबा घूंघट न करने के लिए डांट पड़ी और किचन में घुसने को मना कर दिया गया, जबकि शीरी पहले से ही इन सब बातों के लिए तैयार थी। शीरी किसी आदर्श बहू की तरह रोज सुबह 5 बजे जाग जाती और घर का झाड़ू पोंछा करने के बाद नहाती, फिर नाश्ते की तैयारी करने लगती, जबकि घर के सभी लोग तब तक सोते ही रहते। सास के जागने के बाद वह उन्हें रात की भीगी हुई मेथी का पानी देती और ससुर को अंकुरित स्प्राउट, जबकि देवर का नाश्ता रोज बदल कर देने का फरमान था सास का। सो देवर के लिए रोज इंटरनेट से देखकर नया नाश्ता बना देती। ये चावल किसने पकाए हैं? जरूर शीरी भाभी ने पकाए होंगे। किचन में ननद की आवाज गूंज रही थी, पर शीरी ने बिना सब्र खोए कहा, दीदी अगर आपको दूसरे चावल खाने हैं तो मैं दोबारा पका देती हूँ। इस बात के बदले में ननद से कुछ न बोला गया। वह किचन से बाहर पैर पटकती चली गई। जब तक शीरी अपनी ससुराल में रही तब तक कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा कि उसके काम में कोई कमी नहीं निकाली गई हो, पर फिर भी शीरी अपनी जबान को दांतों तले दबाए रही और किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। आज शीरी और सदैव को नोएडा अपने काम पर लौटना था, इसलिए शीरी किसी विजेता की तरह नोएडा वापस आ रही थी। दोनों ने वापस आकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अपनी शादी से पहले शीरी ने कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के दौरान तमाम खतरों के बीच जाकर बहुत शानदार रिपोर्टिंग की थी। आज काम पर लौटते ही उसके क्रिएटिव हेड ने अपने केबिन में बुलाकर उसे शादी की बधाई देने के बाद शाबाशी दी और साथ ही उसकी बेहतर और बेबाक रिपोर्टिंग के लिए उसे न्यूज स्टार नामक अवार्ड मिलने की बधाई भी दी। शीरी ने तुरंत ही यह बात बताने के लिए सदैव को फोन लगाया तो उसने फोन काट दिया। उसकी किसी गलती पर बॉस ने उसे डांटा था। शाम को भी वह अनमना सा था। यह सब होता रहता है, शीरी ने कहा तो सदैव को बुरा लग गया। तुम्हें तो अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए तुम खुश हो? सदैव ने झंझलाते हुए कहा।
सदैव का यह रूप देखकर शीरी ने शांत हो जाना ही ठीक समझा। अगले 2 से 3 दिन तक घर का माहौल काफी बोझिल सा रहा। अगले दिन सदैव ने शीरी से अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उनके फ्लैट का किराया बहुत ज्यादा जाता है, तो क्यों ना वे कोई फ्लैट खरीद लें। शीरी को इसमें कोई बुराई नहीं नजर आई। सदैव और शीरी ने अपने अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर बने शालीमार अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट बुक कर दिया और 50% रकम का भुगतान करके बाकी पैसों की मासिक किस्त बनवा ली। शीरी ने अपनी सैलरी से ईएमआई का पेमेंट करना स्वीकार कर लिया था। कुछ दिनों के बाद ही शीरी ने अंबेडकर नगर में जाकर गरीब बच्चों के दुख दर्द को सामने लाने के लिए रिपोर्टिंग की, जिसकी खूब तारीफ हुई और अब स्टाफ के लोगों को लगने लगा था कि हो न हो बहुत जल्दी ही शीरी को उसके लगातार अच्छे काम के लिए प्रमोशन दिया जाएगा। और हुआ भी वही, शीरी को प्रमोट कर दिया गया, जबकि सदैव का साधारण सा इंक्रीमेंट ही किया गया। शाम को जब सदैव घर आया तो चाय पीते समय काफी गुस्से में लग रहा था और बॉस और मैनेजमेंट के भेदभाव वाले रवैये के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। कहीं न कहीं सदैव के मुंह से यह बात भी निकल गई कि शीरी का अवार्ड और प्रमोशन उसके लड़की होने के चलते है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें पाना आसान हो जाता है। बॉस लोग लड़कियों को पसंद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने से उनका भी उल्लू सीधा होता है। उल्लू सीधा होने से क्या मतलब है सदैव? तुम भी मेहनत करो तो तुम भी आगे बढ़ सकोगे। शीरी का सब्र जवाब दे रहा था, इसलिए उसने सवाल किया, अरे यह बात तुम अच्छी तरह समझती हो। अब भला उस अंबेडकर नगर वाली रिपोर्टिंग में तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसके लिए वाहवाही की जाए, पर आजकल तो दलित जाति के लिए 2 हमदर्दी भरे शब्द बोलकर कोई भी लाइमलाइट में आ सकता है। सदैव गुस्से में बक रहा था। कितना जहर भरा था सदैव के मन और उसकी बातों में, यह शीरी को अब धीरे धीरे पता चल रहा था, पर उसके पास सदैव के इस बर्ताव पर सिर्फ अवाक और दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। 4 महीने बीत चुके थे और इन्हीं खट्टी मीठी बातों के बीच शीरी को पता चला कि वह पेट से है। तुरंत ही उसने यह खबर सदैव को सुनाई। बाप बनने की खबर सुनकर सदैव भी खुशी से फूला नहीं समाया और शीरी ने जल्द ही अपनी माँ को फोन लगाकर यह खुशखबरी सुना दी। माँ ने ढेर सारी सावधानियां रखने की ताकीद करनी शुरू कर दी, जबकि अभी तो शीरी का पेट से होना शुरुआती दौर में था। 7 महीने हो गए और अब शीरी को ऑफिस से मैटरनिटी लीव लेकर घर पर ही रहना था। एक दिन शीरी ने कहा, सासू माँ यहाँ आ जाती तो ठीक रहता। इस बात पर सदैव ने भी रजामंदी जताई और अपनी माँ को नोएडा आकर रहने को कहा, पर उसे अपनी माँ की तरफ से कड़वे शब्द ही सुनने को मिले। तो तू क्या चाहता है कि अब मैं आकर तेरी बीवी की सेवा करूं और जब उसका बच्चा हो तो नौकरानी की तरह काम करूं? सदैव समझ गया था कि उसकी माँ नोएडा नहीं आएंगी, इसलिए उसने शीरी से मिर्जापुर से अपनी माँ को ही बुला लेने को कहा। शीरी ने अपनी माँ को बुला लिया और उसकी माँ ने आते ही किचन और शीरी की देखभाल का जिम्मा संभाल लिया। समय आने पर शीरी ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। सदैव बहुत खुश हुआ, पर उसकी माँ और पापा की तरफ से कड़वे शब्द ही आए कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऊंचे कुल की लड़की से शादी करता तो लड़का पैदा होता, इसने तो लड़की पैदा करके रख दी है और करो नीची जाति की लड़की से शादी। सदैव को अपने माँ बाप से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, पर अब तो शीरी से शादी करके वह भी जैसे परेशान ही हो रहा था। ऑफिस में शीरी का बढ़ता हुआ कद और फिर लड़की पैदा होने पर अपने घर वालों द्वारा कोसे जाने से तो सदैव परेशान था ही कि इसी समय एक घटना और हो गई। शीरी के चचेरे भाई हर्ष का उसकी पत्नी से घरेलू विवाद के चलते तलाक हो गया, जिसके चलते शीरी परेशान थी। तो सदैव ने कहा, तलाक के मामले हम लोगों में बहुत कम होते हैं, जबकि तुम लोगों में तो बात बात में तलाक हो जाता है। सदैव की इस बात पर शीरी ने ऐतराज जताते हुए हम लोग और तुम लोग जैसे शब्दों का मतलब पूछा, जिस पर सदैव ने हम लोग का मतलब
ऊंची जाति और तुम लोग का मतलब नीची जाति बताया। शीरी को समझदार में आ रहा था कि सदैव भले ही अच्छी नौकरी कर रहा था, देखने में भी अच्छा था, पर उसकी सोच बहुत छोटी थी और वह उस सोच से ऊपर भी नहीं बढ़ पा रहा था। न जाने कितनी बार शीरी ने सदैव से कहा कि अगर उसे ऑफिस में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो उसे किसी दूसरे चैनल में नौकरी करनी चाहिए, पर सदैव तो जहां था वहीं पड़े रहना चाहता था। उलटे शीरी की ये बातें उसे बुरी लग जाती थी तो वह उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। 2 दिन बाद शीरी का बर्थडे था। शीरी बहुत खुश थी, पर सदैव के चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि उसने बेमन से शीरी को विश जरूर किया और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को सदैव जल्दी नहीं आया तो पूछने पर उसने बताया कि वह ऑफिस में बिजी है। सदैव रात के 10 बजे घर आया। उसने शराब पी हुई थी। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके इस बर्ताव पर शीरी का सब्र जवाब दे गया था। शीरी ने सदैव से बात शुरू की। मैंने तो अपनी जाति और अपनी उम्र नहीं छिपाई थी। तुम्हारे परिवार से जो भी दर्द मिला वह भी मैंने सब हंसकर सहा, पर शादी के बाद तुम्हारे बर्ताव और प्यार में जमीन आसमान का फर्क क्यों आया? शीरी आज सब कुछ साफ कर लेना चाहती थी। सदैव ने भी लड़खड़ाती जबान में उसे जवाब दिया। दरअसल तुमसे शादी करना मेरा एक कैलकुलेशन था। कैसा कैलकुलेशन? शीरी ने पूछा। जिसके बदले में सदैव ने जो बताया उसे सुनकर शीरी चौंक गई थी। सदैव ने नशे की झांक में शीरी को बताया कि उसने शीरी से शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आम तौर पर उस जैसी अमीर लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाती। वह नोएडा में कभी अपना फ्लैट नहीं खरीद पाता। मतलब सदैव ने शीरी के परिवार के रुतबे और पैसे को देखते हुए सोचा समझा जाल बिछाया और शीरी से शादी की। शीरी की समझ में आ रहा था कि उसने सदैव से शादी करके भारी भूल कर दी है। उसने तो सदैव से प्यार किया था, पर सदैव ने उसे अपना झूठा चेहरा ही दिखाया था। लेकिन आज सदैव शराब के नशे में था, इसलिए न चाहते हुए भी उसकी जबान चल रही थी। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे तुम्हारे उस कलीग आशु पर शक है। आखिर वह भी तो छोटी जाति का ही है। सदैव ने यह बात कहकर एक हिचकी ली, पर उसके इन शब्दों ने मानो शीरी के कानों में पिघला सीसा उड़ेल दिया था। उसे लगा कि अपने गुस्से को संभालने में उसके शरीर का सारा जोर लगा जा रहा है। शीरी के नथुने फड़कने लगे थे और पीछे खड़ी उसकी माँ की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे तुमको समझने में भूल हो गई। शीरी यह कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। अगली सुबह ही शीरी ने सदैव के खिलाफ घरेलू हिंसा और दिमागी तौर पर परेशान का केस दायर कर दिया और सदैव के पास तलाक के कागजात भिजवा दिए। पहले तो सदैव ने इस बात को हल्के में लिया, पर जब उसे लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और केस और वकीलों का खर्चा उठाना पड़ा तो उसकी जेब जवाब देने लगी। अभी तो उसे शीरी का खर्चा देना था और अपनी बेटी को हर महीने तय रकम भी देनी थी, और अब तो उसके हाथ से उसका फ्लैट भी निकल जाएगा। सदैव ने शीरी से माफी मांगकर समझौता करना चाहा, पर शीरी अपने फैसले पर अडिग थी। मैंने तुम्हें समझने में पहली बार तो भूल कर दी थी, पर दूसरी बार भूल नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से दूसरा मौका मिला है अपनी जिंदगी को संवारने का। शीरी के चेहरे पर कठोर भाव थे। शीरी ने ठीक मौके पर सदैव को पहचान लिया था, जिसने प्रेम का जाल सिर्फ इसलिए फैलाया ताकि शीरी जैसी अमीर लड़की को अपनी पत्नी बनाकर उसके पैसे पर ऐश कर सके। जाति और ऊंच नीच के ढेर में पड़े हुए सदैव को तलाक देकर शीरी ने खुद की जिंदगी को दूसरा मौका दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।